दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाल ही में रिलीज हुई एक सुपरनैचुरल मिस्ट्री थ्रिलर तमिल मूवी को लेकर आया हूँ। इसकी IMDb रेटिंग है 8.1 और इसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मूवी की बात करूं तो 2 घंटे की ये मूवी 1 सेकंड के लिए भी बोर नहीं करती, क्योंकि स्टोरी लाइन को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। इसको मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत वेनेला नाम की एक लड़की से होती है, जो अपनी स्कूटी से कहीं जा रही होती है। ठीक उसी वक्त कुछ पुलिस वाले इस वेनेला को फॉलो करने लगते हैं, जिसमें से एक पुलिस ऑफिसर ध्रुव भी होता है। अब ध्रुव अपनी टीम मेंबर श्रुति से कहता है, तुम ऐसे ही वेनेला को फॉलो करती रहो, क्योंकि हमारी ही तरह वो किलर भी वेनेला को फॉलो करता रहेगा, लेकिन किलर को हमारे बारे में पता नहीं लगना चाहिए। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद हम थोड़ा फ्लैशबैक में पहुंचते हैं और वहां हमें कार्तिक और रम्या नाम के एक कपल दिखाई देते हैं। अब फिलहाल कार्तिक रम्या को उसके मोहल्ले के पास ड्रॉप करके वहां से चला जाता है, लेकिन कार्तिक के जाते ही एक अनजान आदमी अचानक से रम्या पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन में इंजेक्शन से शायद पॉइजन इंजेक्ट कर देता है। अब इंजेक्शन लगते ही रम्या की बॉडी काली हो जाती है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। फिर सुबह होने के बाद उस इलाके के सफाई कर्मचारियों को वहां के डस्टबिन में रम्या की लाश नजर आती है, जिसके बाद वो लोग फौरन पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं। अब थोड़ी ही देर में पुलिस वाले, मीडिया वाले, फॉरेंसिक वाले सब वहां पहुंचकर अपना काम शुरू कर देते हैं। इसी इन्वेस्टिगेशन के बीच पुलिस वाले काफी सारे लोगों से पूछताछ करते हैं और साथ में कार्तिक से भी, लेकिन फिर भी उनको कोई क्लू नहीं मिलता। इसके बाद सीन मुंबई में शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि ऑफिसर ध्रुव का आधा शरीर काला हो चुका है और तभी एक पुलिस वाला उसे व्हाट्सएप मैसेज भेजता है, जिसमें रम्या की डेथ की न्यूज होती है। और यहाँ पर मैसेज में रम्या की फोटो को देखकर ध्रुव शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उस फोटो को देखते ही ध्रुव अपने फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां वो एक लड़की की डेड बॉडी के पास बैठकर जोर जोर से रो रहा होता है। अब हम ये भी नोटिस करते हैं कि उस लड़की की डेड बॉडी भी पूरी काली पड़ चुकी थी और वो लड़की ध्रुव की कोई खास थी, और शायद यही वजह होगी कि रम्या की काली डेड बॉडी देखकर उसे अपना फ्लैशबैक याद आ गया होगा। यानी इतने सालों बाद ध्रुव के सामने दोबारा से ये केस आता है। इस तरह अब ध्रुव फौरन चेन्नई के लिए रवाना हो जाता है और वहां पहुंचकर सीधा कमिश्नर से मुलाकात करता है। फिर कमिश्नर उसे रम्या के केस की बेसिक डिटेल्स देकर उसे वो केस सौंप देता है और कहता है कि तुम इस केस को अनऑफिशियली इन्वेस्टिगेट करोगे, जबकि हमारे पुलिस ऑफिसर नटराजन इसको ऑफिशियली हैंडल करेंगे। तो इस तरह हमें पता चलता है कि इस केस को फिलहाल नटराजन नाम का एक पुलिस वाला हैंडल कर रहा था, जो ध्रुव को इस केस से जुड़ी सभी फाइल्स हैंडओवर कर देता है। इसके बाद ध्रुव अपने क्वार्टर पर आकर केस की फाइल को अच्छे से स्टडी करने लगता है और अब इस केस में श्रुति नाम की एक लेडी ऑफिसर उसकी असिस्टेंट अपॉइंट कर दी जाती है, वही श्रुति जिसके बारे में मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। खैर, अब अगले दिन ध्रुव और श्रुति एक कांस्टेबल के साथ उस डस्टबिन के पास जाते हैं जहां रम्या की डेड बॉडी मिली थी। अब यहाँ आने पर ध्रुव ये ऑब्जर्व करता है कि इस एरिया में कितने CCTV कैमरे कहां-कहां पर मौजूद हैं। अब एक बात यह है कि रम्या के मरने के बाद उसकी फेसबुक प्रोफाइल में किसी ने एक पोस्ट डाली थी, माई वर्स्ट बर्थडे एवर, और वो पोस्ट बाद में बहुत वायरल हो गई थी, जिसके चलते काफी मीडिया वाले उस डस्टबिन के पास पहुंच गए थे। खैर, अब ये दोनों रम्या के बॉयफ्रेंड कार्तिक के पास जाते हैं, जो कि एक फोटोग्राफर होता है। फिर यहाँ वो कार्तिक से रम्या के बर्थडे वाले दिन के फोटोग्राफ्स के बारे में पूछने लगते हैं। तो कार्तिक उन्हें बर्थडे के फोटोग्राफ्स दिखाते हुए कहता है कि उस दिन मैंने रम्या को एक हार्ट शेप वाला चेन भी गिफ्ट किया था, लेकिन तभी श्रुति कहती है कि जब रम्या की लाश मिली थी तब हमें उसके गले में कोई चेन नहीं मिली। इसके बाद ध्रुव उस मोहल्ले के सारे फुटेजेस को चेक करता है और उनसे उसे ये बात पता चलती है कि किलर को अच्छी तरह से पता था कि किस जगह पर CCTV कैमरा मौजूद है और किस जगह पर नहीं, क्योंकि जब रम्या उस स्पॉट पर पहुंची थी, ठीक उसी मोमेंट पर किलर ने उस पर हमला किया था। इसके बाद फुटेज को थोड़ा बैकवर्ड प्ले करने के बाद एक और बात पता चलती है कि 20-25 मिनट पहले इस गली से एक कार गुजरी थी, और शॉकिंग बात यह है कि वो कार उस रास्ते से दोबारा नहीं लौटी। दूसरी तरफ पुलिस ने ऑलरेडी इस गाड़ी के बारे में डिटेल्स हासिल कर ली थी, लेकिन उनको यही पता चला था कि गाड़ी की सभी डिटेल्स फर्जी हैं, यानी वो कार पूरी तरह से मॉडिफाइड होती है। तो इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि किलर ने अपने काम को बहुत ही शातिर तरीके से अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस वाले जब एक और फुटेज चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि उसी रास्ते से एक आदमी और गुजरा था, और जब वो बंदा आगे किसी जगह पर आया तो अचानक एक उल्लू उस आदमी पर हमला करके चला गया। ये देखकर ध्रुव कहता है कि ये आदमी कौन है और उस वक्त ये यहाँ क्या कर रहा था।
इस तरह वो आदमी जिस रूट से गुजरा था, पुलिस वाले अब उस रूट को फॉलो करते हुए उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच ध्रुव की नजर अचानक एक बहुत ही पुरानी ब्लैक एम्बेसडर कार पर पड़ती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। और वो इसलिए क्योंकि इस कार के पीछे किसी ने ठीक वैसा ही हार्ट का पिक्चर बनाकर रखा था, जैसा कि उस लॉकेट में था जो कार्तिक ने रम्या को गिफ्ट किया था। इसके बाद ध्रुव फौरन फॉरेंसिक वालों को बुलाकर कार में मौजूद सभी फिंगरप्रिंट्स हासिल करने के लिए कहता है। आगे ध्रुव को ये भी पता चलता है कि दरअसल ये कार किसी बूढ़े आदमी की है। फिर ध्रुव कार्तिक को फोन करके पूछता है कि तुमने वो लॉकेट कहाँ से खरीदा था। तो कार्तिक कहता है, सर असल में मेरे एक फ्रेंड ने वो लॉकेट मुझे यूएस से लाकर दिया था और मैंने वो रम्या को गिफ्ट कर दिया। अब ध्रुव पूछता है कि क्या तुमने उस लॉकेट का स्केच किसी कार के ऊपर बनाया था। तो कार्तिक कहता है, नहीं सर, मैं तो बस उस दिन रम्या को ड्रॉप करके चला गया था। अब फॉरेंसिक वालों ने जो फिंगरप्रिंट्स लिए थे उनको एनालाइज करने के बाद एक आदमी के फिंगरप्रिंट्स मैच हो जाते हैं और इस आदमी का नाम होता है अरीवो, जिसके ऊपर कुछ दिन पहले नशीली चीजों को बेचने का केस लगा था। और अब हैरानी वाली बात ये भी थी कि अरीवो और रम्या दोनों एक ही मोहल्ले के होते हैं। हमें अब अरीवो को दिखाया जाता है जो किसी जगह पर स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जैसे कि वो किसी स्विमिंग कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो। अब अरीवो को ढूंढते ढूंढते पुलिस वाले उस स्विमिंग पूल तक पहुंच जाते हैं, जहां अरीवो को देखते ही वो उसको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। लेकिन इस बीच अरीवो यही कहता रहता है कि सर शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है, आखिर बात क्या है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। इसके बाद पुलिस वाले अरीवो को इंटेरोगेशन रूम में लाकर उसकी सारी चीजें हासिल करके उसी रूम में लॉक कर देते हैं। अब ध्रुव श्रुति से कहता है, इस आदमी को 6 घंटों तक ऐसे ही बंद रखकर ऑब्जर्व करते रहो, क्योंकि जब कोई भी आदमी 6 घंटों तक आइसोलेट होता है उसके अंदर की असली सच्चाई बाहर आती है। तो इस तरह से पुलिस वाले ध्रुव और श्रुति उसको ऑब्जर्व करने लगते हैं, जबकि अरीवो अब भी यही कहता रहता है कि सर मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, शायद आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद अरीवो अपनी पॉकेट से च्युइंगम लेकर आधा च्युइंगम खाने लगता है। तभी ध्रुव कांस्टेबल को डांटता है कि ये चीज तुम कैसे भूल गए, च्युइंगम खाने से उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। अब इसी बीच श्रुति अरीवो की बहन के बारे में इंक्वायरी कर लेती है, जिससे पता चलता है कि अरीवो और उसकी बहन घर में अकेले रहते हैं। इनके माँ बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं और इसकी बहन कॉलेज की पढ़ाई करती है। खैर, अब अरीवो थोड़ी देर के बाद खुद को शांत रखने के लिए पुरानी पोएम्स गाने लगता है और इतने में पुलिस वाले उसको खाना लाकर दे देते हैं। लेकिन अरीवो कहता है कि सर मुझे खाना नहीं चाहिए, असल में मेरे बैग में एक टैबलेट है, आप वो टैबलेट मुझे दे दीजिए बस। फिर जब ध्रुव उसके बैग को चेक करता है तो सच में उसके अंदर एक दवाई की बोतल होती है, इसलिए अब वो फौरन उसके बारे में गूगल करने लगता है। तो उसे पता चलता है कि ये दवाई मेमोरी रिलेटेड इलनेस की दवाई है। अब अरीवो फिर से कहता है कि सर प्लीज मुझे वो दवाई दे दीजिए, मेरा सिर फटा जा रहा है। और इसी बीच ध्रुव ये भी नोटिस करता है कि दवाई ना मिलने की वजह से अरीवो काफी बार पानी भी पी रहा होता है। इसके थोड़ी देर बाद वो मेडिटेशन करने बैठ जाता है और तभी उसकी आंखों के सामने किसी लड़की का चेहरा आने लगता है। उसे देखकर वो बहुत डिस्टर्ब होता है और फिर से पानी पीने लगता है और बार बार अपनी दवाई भी मांगता रहता है। और इस तरह से देखते ही देखते वो 20 लीटर पानी पी जाता है। इसके थोड़ी देर के बाद अरीवो उसी लड़की का चेहरा दीवार पर ड्रॉ करने लगता है और फिर दोबारा उसे मिटा भी देता है। देखते ही देखते वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है और कहता है कि मुझे अभी यहाँ से बाहर निकालो, मेरी दवाई दे दो। फिर आखिर में जब ध्रुव इंटेरोगेशन रूम में जाता है तो वो अरीवो बाथरूम की बाल्टी में अपना सिर रखकर ऐसे ही पड़ा होता है, इसलिए अब ध्रुव उसे वो दवाई देकर वहाँ से वापस चला जाता है। फिर आखिर में पूरे 6 घंटे बीतने के बाद ध्रुव अरीवो के पास वापस आकर उससे पूछता है, तुमने और कितने लोगों को मारा है? जिस पर अरीवो कहता है कि सर मैंने किसी को नहीं मारा, आप मुझे बेवजह यहाँ पर ले आए हैं। तो श्रुति अरीवो को उस रात का फुटेज दिखाकर कहती है कि रात को वहाँ से गुजरे थे ना? जिस पर अरीवो कहता है, हाँ तो वो मेरा जॉगिंग टाइम है और कल ही नहीं बल्कि हर रात मैं उसी रास्ते से जॉगिंग करता हूँ। फिर श्रुति पूछती है, ठीक है लेकिन तुमने रम्या को क्यों मारा? तो अरीवो एकदम से कहता है कि मैडम उसका नाम मेरे सामने मत लीजिए, मेरा सिर फटा जा रहा है और वैसे भी जिस रम्या की बात आप कर रही हो मुझे नहीं पता कि वो कौन है। फिर ध्रुव उसे वो हार्ट वाला स्केच दिखाकर पूछता है, इस कार पर तुमने ही इसको ड्रॉ किया था ना? तो अरीवो कहता है, मैंने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया सर, और प्लीज मेरी बहन घर पर अकेली है, मुझे जाना होगा। तभी श्रुति उसे बताती है कि उस गाड़ी पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और उसी बेसिस पर तुम्हें अरेस्ट किया गया है, और वैसे भी तुम तो एक ड्रग एडिक्ट हो ना, तुम्हारे ऊपर एक केस भी फाइल हुआ था। तो इस बात पर वो चुप हो जाता है,
लेकिन श्रुति आगे कहती है, अच्छा ये बताओ, जो टैबलेट तुम खा रहे हो वो किस डॉक्टर ने लिखी थी? तो वो कहता है, एक्चुअली मैडम मैंने उसे खुद ही गूगल कर लिया था। असल में मुझे कुछ यादें सताती रहती हैं, इसीलिए उन यादों को मिटाने के लिए मैं वो दवाइयाँ खाता हूँ। इस पर ध्रुव पूछता है, ऐसी कौन सी यादें हैं तुम्हारी? हमें बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो अरीवो कहता है, सर बचपन से लेकर आज तक मैंने जो भी चीजें देखी हैं उसे मैं आज तक नहीं भूला हूँ। फिर ध्रुव को एग्जाम्पल देने के लिए अरीवो काफी सारी डिटेल्स बताता है, जैसे ध्रुव का नाम, श्रुति का नाम, उस कांस्टेबल का नाम, गाड़ी का नंबर, पुलिस स्टेशन आते वक्त उसने क्या क्या देखा, किसके जेब में क्या है, कितना टाइम हुआ था, किस पुलिस वाले का क्या नाम था। अब उसकी मेमोरी को देखकर ध्रुव शॉक्ड रह जाता है। फिर वो उससे उस रम्या के बारे में पूछता है जिसका कत्ल हुआ था, लेकिन अरीवो यही कहता है कि सर मैं उस रम्या को नहीं जानता, मैं तो दूसरी रम्या को जानता हूँ जो सिर्फ मुझसे प्यार करती थी, लेकिन बाद में उसी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और वही यादें मिटाने के लिए मैं ये दवाइयाँ लेता हूँ। इस तरह वो ध्रुव को अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है, जहां हम देखते हैं कि अरीवो कॉलेज की पढ़ाई कर रहा होता है और फिर एक दिन उसकी क्लासमेट रम्या उसके पास आकर उसे प्रपोज करने लगती है। ये देखकर अरीवो शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि आप मुझसे मजाक मत करिए, भला मुझसे कोई क्यों प्यार करेगा। तो रम्या इस पर कहती है कि तुम स्विमिंग में नंबर 1 हो, तुम्हारा IQ टॉप लेवल का है, तुम अपनी बहन की बहुत केयरिंग करते हो, आखिर ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा। वो कहती है कि मैं बहुत दिनों से तुम्हें फॉलो कर रही थी, लेकिन आज कॉलेज के आखिरी दिन प्रपोज कर रही हूँ। फिर जब अरीवो ये चीज याद करने की कोशिश करता है तो उसे याद आता है कि वो हमेशा उसके आसपास ही रहती थी, जबकि वो उस पर ध्यान नहीं देता था। इस तरह अब दोनों की लव जर्नी स्टार्ट हो जाती है। फिर कॉलेज के बाद रम्या एक प्राइवेट जॉब करने लगती है, जबकि अरीवो एक सरकारी एम्प्लॉय बनना चाहता था, क्योंकि ये उसकी माँ का सपना था। इसलिए अब वो उसी की प्रिपरेशंस करता रहता है और साथ ही वो स्विमिंग की प्रैक्टिस भी करता रहता है। इसी बीच अरीवो की बहन को भी उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है और वो उनका सपोर्ट करने लगती है। और यहाँ पर एक और बात यह है कि रम्या का US जाने का सपना होता है। खैर एक दिन रम्या का MD उसे प्रपोज करता है और कहता है, तुमको US जाने का मौका मिलेगा, अगर तुम हाँ कह दो तो हम दोनों मिलकर US चलेंगे और वहीं सेटल हो जाएंगे। लेकिन रम्या अपने MD को मना कर देती है क्योंकि वो अरीवो से प्यार करती थी। फिर जब रम्या ये बात अरीवो को बताती है तो वो कहता है कि रम्या तुम फौरन उस जॉब को छोड़ दो और दूसरी कंपनी देख लो। जिस पर रम्या कहती है कि अरे उसकी वजह से मैं जॉब क्यों छोड़ूं? एक काम करो, तुम US वीजा के लिए अप्लाई करो, हम दोनों US चलेंगे और वहीं तुम मेरी कंपनी में जॉब कर लेना। तो अरीवो कहता है, नहीं नहीं, मैं इतनी दूर नहीं जा सकता, मेरी बहन है और मेरा सपना है कि मैं एक सरकारी नौकरी हासिल करूं। तो रम्या कहती है, अरे अपनी बहन को हॉस्टल में शिफ्ट कर दो ना, आखिर मैंने भी तो हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई की है और वैसे भी कितने सालों तक यहीं पर रहोगे, हमें लाइफ में आगे भी तो बढ़ना है। इस तरह से अब इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। इस बीच रम्या अरीवो की बहन के बारे में थोड़ा अनाप शनाप बोलने लगती है, जिस वजह से गुस्से में आकर अरीवो रम्या से कहता है, तुम मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ और उस MD के साथ अमेरिका चली जाओ। इसके बाद 2-3 दिनों तक दोनों में से कोई भी एक दूसरे को मैसेज या कॉल नहीं करता। फिर एक दिन रम्या के ऑफिस जाकर पूछने पर अरीवो को पता चलता है कि रम्या ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया है और फ्लैट भी खाली कर दिया है। फिर 4 दिन बाद अरीवो को फेसबुक की स्टोरी का नोटिफिकेशन मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि रम्या एक पब में गई थी और उस दिन 14 फरवरी था। फिर जब अरीवो उस पब में जाता है तो रम्या अपने MD के साथ होती है और उसका MD उसे प्रपोज कर रहा होता है, यानी इन दोनों की एंगेजमेंट हो रही होती है। अब यहाँ पर अरीवो रम्या से बात करने की कोशिश करता है तो रम्या कहती है, तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानती। इसी बीच बहसबाजी में रम्या का MD ग्लास लेकर अरीवो के सिर पर वार कर देता है और सिर पर जबरदस्त चोट लगने की वजह से यही हादसा बार बार अरीवो को याद आता रहता है। और यहाँ पर एक और बात यह है कि उसी पब में कुछ पुलिस वाले भी नशीले सामान को बेचने वाले आदमी को ढूंढने आए होते हैं, इसलिए अब वो लोग गलती से अरीवो के फिंगरप्रिंट्स हासिल करके उसी पर केस दर्ज कर देते हैं। लेकिन उस पब में सारे लोग स्टूडेंट्स होने की वजह से पुलिस वाले किसी पर भी कोई केस फाइल नहीं करते, सिर्फ जो डीलर्स होते हैं उनको गिरफ्तार करके ले जाते हैं। इस तरह से अपने बारे में बोलते बोलते अरीवो किसी कोने में बैठ जाता है और बाद में कुछ भी जवाब नहीं देता। फिर जब श्रुति उसे बुलाने के लिए आगे जाती है तो वो देखती है कि वो कब का बेहोश हो चुका होता है, जिस वजह से पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। अब डॉक्टर उसका चेकअप करके कहता है, अरीवो हाई BP होने की वजह से बेहोश हो गया था। फिर ध्रुव उससे उन टैबलेट्स के बारे में पूछता है, डॉक्टर को सारी बात बताता है, जिसके बाद वो डॉक्टर उन दवाइयों के बदले दूसरी दवाइयाँ लिख कर दे देता है और साथ ही अरीवो की MRI स्कैनिंग करते हुए उससे कुछ सवाल करने लगता है। अब पहले वो पूछता है कि अरीवो तुम अपने बचपन का कोई भी एक इंसिडेंट बताओ। तो वो बताता है कि जब अरीवो 1 साल का था
तो उस वक्त उसके माँ बाप उसे एक मशहूर मंदिर ले गए थे और मंदिर के पास एक अनोखा कुआं था जहाँ बहुत सारे भक्त नहाने के लिए आते थे, क्योंकि कहा जाता था कि उस पानी में कुछ जादुई शक्ति है। तो इस तरह उन लोगों को देखकर अरीवो भी पहली बार चलते हुए उस कुएं के पास जाने लगता है, लेकिन उस वक्त उसके माँ बाप कीर्तन की वजह से उस पर ध्यान नहीं दे पाते और फिर इतने में अरीवो उस कुएं के पानी में गिर जाता है और तभी उसके सामने एक अनोखा कछुआ आकर उसे कुछ शक्तियाँ दे देता है, जैसे वो उसको बचाना चाहता हो। असल में जब अरीवो पानी में गिरता है तो उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि कुछ सेकंड्स के लिए वो बेहोश हो चुका था और इस तरह वो कछुआ आकर अरीवो की जान बचा लेता है। इस बीच डॉक्टर खुद अरीवो की मेमोरी को देखकर शॉक हो जाता है और ध्रुव को समझाता है ऐसे केसेस बहुत ही रेयर होते हैं। उसके बाद जब ध्रुव अरीवो के पास जाता है तो अरीवो ने दोबारा उसी लॉकेट के स्केच को किसी पेपर पर ड्रॉ कर लिया होता है। अब ध्रुव उससे पूछता है, ये लॉकेट का स्केच क्यों ड्रॉ किया तुमने? तो अरीवो कहता है, अरे सर, सुबह आपने एक इमेज दिखाई थी ना, तो वो याद आकर बस मैंने ऐसे ही इसे ड्रॉ कर दिया, लेकिन मैंने इसके अलावा इस लॉकेट की चेन को कहीं भी ड्रॉ नहीं किया था। प्लीज सर, मुझे छोड़ दो, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन तभी ध्रुव के दिमाग में एक और बात खनकती है और वो उससे कहता है कि मैंने तुमसे लॉकेट के बारे में पूछा, लेकिन तुमने चेन कहा। इसका मतलब तुम इस चेन के बारे में पहले से जानते हो। आखिर क्या छुपा रहे हो, बताओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर केस डाल दूंगा। तो इस तरह अब अरीवो उसे बताता है कि सर, मेरे ऊपर केस फाइल दर्ज मत करिए। हाँ, उस गाड़ी पर मैंने ही वो स्केच ड्रॉ किया था और पता नहीं क्यों 2-4 दिन से उस लॉकेट की इमेज मेरी मेमोरी में बार बार आ रही थी, इसलिए कहीं पर भी मैं उसे ड्रॉ करने में लग जाता था। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता सर। अब इसी बीच अरीवो की बहन अखिला उसे बार बार कॉल्स करती है, जिसके बाद श्रुति फोन पिक करके स्पीकर पर रखती है। फिर अरीवो उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा, कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। उसके बाद अरीवो कहता है कि सर, मुझे प्लीज एक चांस दीजिए और मुझे मेरे स्विमिंग पूल के पास ले जाइए, मैं सारी चीजें याद करके आपको बता दूंगा। इस तरह ध्रुव अरीवो की बातों पर यकीन करते हुए उसे उसके स्विमिंग एकेडमी पर ले जाता है। अब वहाँ अरीवो पूल में कूदकर बहुत देर तक ऐसे ही बैठा रहता है और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अंदर वो क्या कर रहा है। फिर ठीक उसी वक्त एक दुकान वाला आदमी वहाँ आकर अपनी दुकान की सीसीटीवी फुटेजेस ध्रुव को देता है, जो कुछ दिनों पहले पुलिस वालों ने मांगी थी। अब इसी स्विमिंग पूल के पास कंप्यूटर होने की वजह से श्रुति उस फुटेज को प्ले करने के लिए कहती है। तो इस फुटेज में भी सारी चीजें सेम ही होती हैं। यानी पहले इस गली से एक ब्लैक कलर की कार गुजरती है, उसके बाद रम्या वहाँ से जाती है और थोड़ी देर के बाद अरीवो जॉगिंग करते हुए उस गली से गुजरता है। इतने में अरीवो पानी से बाहर आकर ध्रुव को उस चेन के बारे में बताता है और उसी वक्त हमें ये बात पता चलती है कि इस अरीवो के पास एक स्पेशल टाइप की पावर होती है। मतलब जब वो पानी में जाता है तो अरीवो अपने सबकॉन्शियस माइंड के जरिए एस्ट्रल ट्रेवल कर सकता है। अब जिनको नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि एस्ट्रल ट्रेवल में बॉडी एक जगह पर रहती है, जबकि सोल नेचर की बाउंड्रीज को तोड़ते हुए कहीं पर भी मौजूद हो सकती है। अब इस तरह से अरीवो एस्ट्रल ट्रेवल करके दोबारा उसी जगह पर जाकर उस चेन को देखकर ध्रुव को बताता है कि जब मैं जॉगिंग कर रहा था तो झाड़ियों के पास मैंने इसे देखा था। फिर वो ध्रुव से कहता है, मैंने उस चेन को पानी के रिफ्लेक्शन के जरिए से देखा था। इसके बाद कंफर्मेशन के लिए ध्रुव दोबारा उसी फुटेज को प्ले करता है और तभी उसे एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि सच में वो चेन झाड़ियों में थी और कोई बंदा आकर उस चेन को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद ध्रुव अरीवो को वहाँ से भेज देता है और फिर अपनी टीम के साथ उस एरिया में जाकर अच्छे से इंस्पेक्शन करने लगता है। अब ध्रुव को लगता है कि अरीवो कुछ गलत बता रहा है, यानी झाड़ियों वाली बात तो सही है, लेकिन पानी के रिफ्लेक्शन के जरिए उसने उस चेन को नहीं देखा। ये बात थोड़ी अजीब होती है। खैर, अब दूसरे दिन ध्रुव और कांस्टेबल दोबारा अरीवो के घर पर जाते हैं, जहां अखिला इन दोनों को अपने घर में वेलकम बोलकर अपने भाई अरीवो के बारे में काफी सारी बातें बताती है। और तभी हम नोटिस करते हैं कि इनके घर में एक छोटा सा कछुआ भी होता है, जो अरीवो अपने गाँव के उसी कुएं से उसे यहाँ ले आया था। फिर थोड़ी देर के बाद अरीवो अपनी नींद से जागकर इन दोनों को देखता है और कहता है कि अरे सर, कल ही मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, अब क्या है? तो ध्रुव कहता है, घबराओ मत, मैं बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए आया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो अरीवो कहता है, सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। आपको तो किलर चाहिए, आप किलर को पकड़कर मेडल हासिल कर लेंगे, लेकिन इस दुनिया में मेरे पास सिर्फ मेरी बहन है, इसके लिए मुझे बहुत कुछ करना है। तो इस तरह से वो थोड़ी ऊंची आवाज में बात करने लगता है, जिस पर ध्रुव को गुस्सा आ जाता है और वो अरीवो से कहता है, मैंने भी अपनी बेटी को खोया है और मैं ये काम किसी मेडल के लिए नहीं कर रहा, समझे तुम?
खैर, इसके बाद ध्रुव अरीवो को एक वीडियो दिखाता है और बताता है कि ये मेरी बेटी प्रिया है, जिसको आखिरी बार मैंने इसी वीडियो में देखा था। और इस वीडियो में प्रिया के सीनियर्स प्रिया की रैगिंग कर रहे होते हैं, जबकि प्रिया की फ्रेंड ध्रुव को वीडियो कॉल करके ये सारी चीजें दिखा रही होती है। और वहाँ पर जो लड़का रैगिंग कर रहा होता है उसके पास एक उल्लू होता है। अब ध्रुव वीडियो कॉल के जरिए ही उस लड़के को पहचान लेता है, जो कि वही नशीले आइटम्स का डीलर सादिक था, ना कि कोई स्टूडेंट। लेकिन फिर दूसरे दिन ध्रुव को अपनी बेटी के मरने की खबर मिलती है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसकी बेटी की लाश पूरी तरह से काली पड़ चुकी होती है, जिसे देखकर ध्रुव बुरी तरह से रोने लगता है। और फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात पता चलती है कि प्रिया को कोई इंजेक्शन देकर मारा गया था। उसके बाद ध्रुव शक के बलबूते पर जो ड्रग डीलर्स होते हैं उन सारे लोगों का एनकाउंटर करने लगता है, लेकिन बहुत छानबीन के बाद भी उसे सादिक नहीं मिलता। फिर फाइनली एक दिन उसे सादिक की लाश मिलती है, वो भी सेम उसी हालत में, यानी बॉडी सारी काली पड़ चुकी होती है। तभी कोई अनजान आदमी ध्रुव के पास आकर उसे वही ड्रग इंजेक्ट करने लगता है, लेकिन शायद सिर्फ एक साइड ही इंजेक्ट करने की वजह से उसकी हाफ बॉडी काली हो पाती है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि इंजेक्शन के बाद भी ध्रुव को कुछ भी नहीं होता, यानी वो जिंदा होता है। खैर, अब प्रेजेंट डे पर ध्रुव अरीवो से कहता है कि इतने सालों बाद चेन्नई में यही केस फिर से मेरे सामने आया, इसलिए एक और विक्टिम बनने से पहले मुझे उस आदमी को पकड़ना होगा। मेरी बेटी के हत्यारों को मैं ही सजा दूंगा। अब अरीवो सॉरी बोलते हुए कहता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ सर। तो ध्रुव कहता है, हमारे पास सिर्फ एक ही क्लू था और वो था लॉकेट, इसलिए अगर तुम ऐसे ही कुछ और बातें याद करके बताओगे तो केस में बहुत ही हेल्प होगी। मैं तुमको कल एक जगह पर बुलाऊंगा, वहाँ पर आ जाना, लेकिन तुम्हारे स्विमिंग पूल के पास नहीं। इस तरह अब दूसरे दिन ध्रुव अरीवो को लेकर मरीन स्टडीज के पास जाता है, मतलब यहीं पर सब मरीन से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। फिर वहाँ का हेड अरीवो को स्विमिंग सूट देता है और उसी तरह कुछ टिप्स वगैरह भी बताता है, क्योंकि इनके पास पूल में समुद्र का पानी होता है जिसमें हाई डेंसिटी होती है। इस तरह अब अरीवो रेडी होने के बाद पानी में जंप लगाकर ऐसे ही ध्यान करने लगता है जैसे वो अपने स्विमिंग पूल में किया करता था। अब अरीवो दोबारा एस्ट्रल ट्रेवल करके उसी दिन उसी वक्त के पास पहुंच जाता है जब वो जॉगिंग कर रहा था और रम्या मरी थी। यहाँ पर अरीवो देखता है कि उस रात वो किलर रम्या को मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को अपनी कार की डिग्गी में रखकर दोबारा उसी लॉकेट को अपने साथ ले लेता है, यानी रम्या को इंजेक्शन लगाते वक्त उसकी चेन वहीं पर गिर गई थी, इसलिए वो दोबारा वहाँ जाकर उस चेन को लेकर किसी डस्टबिन के पास जाता है और फिर रम्या की लाश को उस डस्टबिन में डाल देता है। इसके बाद वो रम्या का फोन लेकर उसकी फोटो क्लिक करके फेसबुक में पोस्ट कर देता है कि आज मेरा बर्थडे घटिया रहा। उसके बाद वो किलर कहीं पर जाने लगता है, जबकि अरीवो भी अपने एस्ट्रल ट्रेवल की मदद से उसी गाड़ी को फॉलो करने लगता है। इस तरह वो किलर जिस एरिया में जाता है वो सारी चीजें अरीवो देख रहा होता है। और फिर जब वो किलर अपने घर पर जाता है तो उसके पास एक उल्लू होता है और अरीवो इस उल्लू को देखकर बहुत डर जाता है। एक्चुअली उल्लुओं से उसे बहुत डर लगता है और देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद उल्लू उसकी इस फॉर्म को देख पा रहा था। तभी अचानक पूल में वहाँ एक आदमी अरीवो को पानी से बाहर लाता है, क्योंकि अरीवो को पानी में गए हुए बहुत टाइम हो चुका था। उसके बाद अरीवो ने जो भी कुछ देखा वो सारी बातें डिटेल के साथ ध्रुव को बताने लगता है। अब कंफर्मेशन के लिए ध्रुव किसी रोड का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और सच में उसी रूट से वो ब्लैक कलर की गाड़ी गुजरी होती है। फिर अरीवो के बारे में जानने के लिए ध्रुव डॉक्टर के पास जाकर यही सारी बातें बताता है। तो डॉक्टर कहता है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उस अरीवो को रेयर किस्म का फिनोमिना है। 1970 में डॉर्टी एलिसन नाम की एक औरत ने काफी सारे मिस्टीरियस केसेस को सॉल्व किए थे। उसके बाद ध्रुव और कांस्टेबल उस एरिया में जाकर उस किलर का घर तलाश करने की कोशिश करते हैं जो अरीवो ने बताया था। इसी बीच वो एक डंप यार्ड के पास जाकर वहाँ पूछताछ करने लगते हैं कि क्या आप लोगों में से किसी ने किसी के घर में उल्लू को देखा है। तभी अचानक एक छोटी बच्ची अपने दादा के साथ ध्रुव के पास आकर कहती है, अंकल मैंने इस एरिया में ये उल्लू देखा है, लेकिन असल में मैं देख नहीं सकती, मैं अंधी हूँ, पर वो एरिया कहाँ पर है वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो इस तरह से वो बच्ची ध्रुव को उस एरिया में लेकर जाती है जहाँ ध्रुव को वो नजर आता है जो अरीवो ने बताया था, मतलब उस घर के बाहर क्रॉस का सिंबल होता है। अब उस घर में कोई भी मौजूद नहीं होता, बल्कि वहाँ एक टू लेट का बोर्ड लगा होता है। इसलिए ध्रुव फौरन उस घर के ओनर को फोन करके वहाँ बुलाता है, जिसके बाद वो ओनर उससे कहता है कि इस घर में 3 लोग रहते थे, शायद नॉर्थ इंडियंस, और हर महीने इस घर का 10,000 रुपए दिया करते थे। लेकिन कभी भी मैंने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा जिसके पास उल्लू था, क्योंकि वो हमेशा मास्क पहनकर रहा करता था। तो उस घर की तलाशी लेने पर ध्रुव को एक दवाई की शीशी नजर आती है
वहीं दूसरी तरफ जब अरीवो अपनी स्विमिंग की प्रैक्टिस करके वापस अपने घर पर जाने वाला होता है, लेकिन उसकी रैक में से उसका फोन मिसिंग होता है। फिर वो वहाँ के लैंडलाइन से अपने फोन पर कॉल करता है तो वो स्विच ऑफ होता है। उसके बाद जब वो अपने घर पर जाता है तो उसके घर पर ताला लगा होता है, क्योंकि उसकी बहन अभी तक घर वापस नहीं आई होती। तभी अपने बगल वाले बच्चे से पूछने पर वो बच्चा कहता है, दीदी एक ब्लैक कलर की गाड़ी में गई थी। और ये सुनते ही अरीवो शॉक्ड रह जाता है। अब उसके पास फोन नहीं होता, इसलिए वो एक आदमी से फोन लेकर अखिला को फोन करने लगता है, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल होता है। इसके बाद अरीवो फौरन श्रुति को फोन करके यही बात बताता है, तो श्रुति उससे कहती है, तुम फिक्र मत करो, वो अपने दोस्तों के पास गई होगी, आ जाएगी। अब एट द सेम टाइम दूसरी तरफ अखिला अपने भाई अरीवो को फोन करती रहती है, जबकि ऑफ कोर्स उसका फोन स्विच ऑफ होता है। असल में बात यह है कि अखिला और उसके फ्रेंड्स डांस प्रैक्टिस करने के लिए अपने फ्रेंड के हॉस्टल पर आए होते हैं और यहीं पर उसे लेट हो जाता है, लेकिन उस एरिया में सिग्नल ना होने की वजह से अखिला का फोन भी नॉट रीचेबल हो जाता है। फिर वो हॉस्टल से थोड़ा बाहर आती है अपने फोन में सिग्नल लाने के लिए, और उसी वक्त वो किलर अखिला के गर्दन पर वो इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी भी काली हो जाती है। अब सुबह होने पर पुलिस वालों को लड़की की डेड बॉडी की खबर मिलने पर ध्रुव भी वहाँ पर आ जाता है, और उसी वक्त श्रुति अरीवो को वहाँ बुलाती है, क्योंकि कल रात से उसकी बहन घर पर वापस नहीं आई थी। अब उस लड़की की डेड बॉडी को देखकर अरीवो फूट फूट कर रोने लगता है, ये मेरी बहन अखिला है। लेकिन तभी वो कुछ नोटिस करते हुए कहता है कि नहीं, ये अखिला नहीं है, क्योंकि वो हील्स नहीं पहनती। हालांकि कपड़े तो वही हैं, लेकिन ये अखिला नहीं है। तभी पुलिस वाले फेसबुक पर एक पोस्ट देखते हैं और पता चलता है कि मरने वाली लड़की का नाम डॉक्टर शालिनी है, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट थी। उसी वक्त अरीवो अखिला को फोन करता है और उसे पता चलता है कि वो अब घर पर पहुंच चुकी है। फिर वो फौरन घर आकर अखिला को हक कर लेता है, जहां अखिला उसे बताती है कि वो और उसके फ्रेंड्स हॉस्टल पर डांस प्रैक्टिस करने गए थे। फिर हमें पता चलता है कि कल रात अरीवो ने इमेजिनेशन किया था कि शायद उस किलर ने उसकी बहन को भी ऐसे ही मार डाला होगा, लेकिन मारा किसी और को। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले उस शालिनी के क्लिनिक पर जाकर उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। ठीक उसी रात अरीवो अपने स्विमिंग पूल के पास जाकर उस किलर के बारे में जानने की कोशिश करता है, और इस बार वो उस उल्लू से नहीं डरता और उस किलर के घर के अंदर चला जाता है। अब उस घर के अंदर 3 मास्क वाले लोग होते हैं, जिसमें से मेन किलर के पास एक किताब होती है, जिसमें से अब तक जिन जिन लोगों को मारा, जैसे ध्रुव की बेटी प्रिया, रम्या, वो डॉक्टर, उन सब की फोटो होती है। इस बीच वो किलर एक मैगजीन के ऊपर वेलेना नाम की एक लड़की की फोटो देखकर उस पर गुस्सा करने लगता है, और जब वो किलर अपने चेहरे का मास्क हटाने ही वाला होता है, तभी अचानक अरीवो बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो काफी टाइम से पानी में था। फिर वहाँ के 2 आदमी अरीवो को ऐसे ही देखकर उसकी जान बचा लेते हैं। अब थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल पर ध्रुव, श्रुति, कांस्टेबल और अखिला भी आ जाते हैं, जहाँ डॉक्टर बताता है कि फिलहाल पेशेंट अनकॉन्शियस है और अगर 48 घंटों में होश नहीं आया तो वो कोमा में जा सकता है। लेकिन सुबह होने के बाद अरीवो होश में आ जाता है और स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने चला जाता है। अब हैरानी की बात ये होती है कि इतना सब होने के बाद भी वो इस कंपटीशन में जीत जाता है। इसके बाद वो ध्रुव से मुलाकात करके उस वेलेना नाम की लड़की का चेहरा ड्रॉ करके दिखाता है। अब शॉकिंगली ध्रुव को याद आता है कि उसने वो मैगजीन कार्तिक के कैबिन में देखी थी, जब वो कार्तिक से पूछताछ करने गया था। इसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, यानी पुलिस वाले इस वेलेना नाम के बारे में पता करके उसे फॉलो करते रहते हैं, क्योंकि मैगजीन में उसी का चेहरा था और ये वही सीन है जहां से मूवी शुरू हुई थी। फिर श्रुति वेलेना को फॉलो करते हुए अपना हिडन कैमरा उस पर लगा देती है। असल में बात यह है कि एक डायरेक्टर ने वेलेना को किसी मूवी में कास्ट करने का डिसाइड किया था, लेकिन अब उसे इस मूवी से हटा दिया गया, क्योंकि अब वो डायरेक्टर खुद प्रोड्यूसर की बेटी को लॉन्च कर रहा होता है। तो इसी सिलसिले में बात करने वो वहाँ पर आई होती है। इस मूवी के लिए वेलेना ने अपने स्किन टोन को भी बदला, क्योंकि उसे थोड़ा डार्क कलर में नजर आना था। इसके लिए उसने काफी सारे ट्रीटमेंट भी लिए थे, जिस वजह से वो काफी गुस्सा होती है। फिर जब डायरेक्टर वहाँ आता है तो वो उससे साफ मना कर देता है और साथ ही जो कुछ भी वेलेना का नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने की बात भी करता है। लेकिन वेलेना को बहुत गुस्सा आता है और उसकी ये सारी बातें ध्रुव और श्रुति सुनते रहते हैं। फिर जब श्रुति वेलेना को फॉलो कर रही होती है तो वेलेना अचानक उससे मिस हो जाती है। ठीक उसी वक्त ध्रुव अरीवो को फोन करके वेलेना के घर के एड्रेस पर जाने के लिए कहता है, तो अरीवो उसी तरह वेलेना के घर के पास जाकर उसका इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर के बाद ध्रुव, श्रुति, कांस्टेबल एक पार्टी पर जाते हैं, क्योंकि उसी पार्टी में वेलेना भी आने वाली होती है, जहां खुद प्रोड्यूसर की बेटी ने उसे इनवाइट किया था। अब उसी पार्टी में वो कार्तिक भी होता है, जो हीरोइन की फोटो शूट करता रहता है।
इसलिए अब ध्रुव कार्तिक के पास जाकर उससे मैगजीन कवर पेज के बारे में पूछता है। तो कार्तिक कहता है, पहली बार मैंने वेलेना को एक मेडिकल स्टोर में देखा था और उसकी आंखें मुझे बहुत पसंद आई थी, जिसकी वजह से मैंने सिर्फ उसकी आंखों की फोटो खींची और वो फोटो उसे भी बहुत पसंद आई। और फिर उसके बाद मैंने डायरेक्टर को वेलेना की फोटो दिखाई तो डायरेक्टर ने वेलेना को एक मूवी का चांस दिया और इसी प्रोसेस में एक दिन वेलेना मेरे पास आकर प्रपोज करने लगी। अब कार्तिक तो पहले से ही रम्या से प्यार करता था, इसलिए वो वेलेना से यही कहता है कि मैंने बस काम के सिलसिले में तुम्हारी फोटो खींची थी। कार्तिक कहता है कि वेलेना ने ही मुझे वो चेन गिफ्ट की थी एज ए फ्रेंड। वहीं दूसरी तरफ वेलेना के घर पर एक आदमी फूड डिलीवर करके जाता है और ये देखकर अरीवो शॉक में रह जाता है। मतलब फ्लैट में वेलेना के अलावा और भी कोई रहता है। इसके बाद वो वेलेना के बारे में पूछने के लिए दरवाजा खटखटाने लगता है, लेकिन ऑलरेडी वो दरवाजा ओपन होने की वजह से जब वो अंदर जाता है तो दो आदमी अचानक उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं और उसको पानी के ड्रम में डालकर ढक्कन बंद कर देते हैं। इस तरफ कार्तिक ध्रुव से कहता है, डायरेक्टर वेलेना को शालिनी के क्लिनिक पर ले जाकर उसका स्किन ब्राइट करवाने लगा क्योंकि वेलेना का स्किन थोड़ा डार्क था। और ये होने के बाद शालिनी क्लिनिक वालों ने बिना वेलेना की परमिशन के उसकी फोटो छपवा दी अपने एडवर्टीजमेंट के लिए। फिर थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ वो लोग अरीवो को मरा हुआ समझकर टंकी का ढक्कन ओपन करते हैं, लेकिन तभी अरीवो होश में आकर उन लोगों से फाइट करने लगता है। इस तरफ जब ध्रुव वेलेना की पुरानी फोटो देख रहा होता है तभी उसे एक चीज याद आती है कि जब लोग उसकी बेटी प्रिया की रैगिंग कर रहे थे तो उस गैंग में ये वेलेना भी शामिल होती है और इस वेलेना का असली नाम मेघा होता है। यहीं पर हमें एक और बात पता चलती है कि जब ध्रुव उन डीलर्स का एनकाउंटर कर रहा था और वहाँ पर ये वेलेना मौजूद थी जो उस वक्त ध्रुव को एंटीडोट देकर वहाँ से भाग निकली थी, इसीलिए ध्रुव मरा नहीं था। तो ये चीज याद करके ध्रुव को सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि असली कातिल वेलेना है। जब वेलेना उस प्रोड्यूसर की बेटी को इंजेक्शन डालकर मारने ही वाली होती है उसी वक्त ध्रुव ये चीज देखकर उसे शूट कर देता है। असल में इस वेलेना के अंदर एक किस्म का गुस्सा होता है और हम स्क्रीन पर लिखा हुआ देखते हैं, When the whole space is dark, why do the stars only spark? असल में प्रिया के समय जब वेलेना का बॉयफ्रेंड प्रिया की तारीफ करके वेलेना को नीचा दिखाने लगा तो वेलेना ने गुस्से में आकर एक अजीब सा केमिकल फॉर्मूला बनाया। उसका सोचना था कि सारे लोग गोरे लोगों की ही तारीफ करते हैं, काले लोग क्या इंसान नहीं, और इसीलिए उसने एक फॉर्मूला बनाकर पहले प्रिया को मारा क्योंकि इसके बॉयफ्रेंड ने प्रिया की तारीफ की और फिर उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड को भी मारा। फिर जब कार्तिक ने उसका प्यार ठुकरा दिया तो उसने रम्या को मारा। इसके बाद जब डॉक्टर ने इसका चेहरा इस्तेमाल करके फोटो छपवाया तो इसने डॉक्टर को भी मार डाला और इसीलिए आज फिलहाल इस पार्टी में आकर उस प्रोड्यूसर की बेटी को मारने की कोशिश भी की, लेकिन ध्रुव ने लास्ट मोमेंट पर आकर उसे बचा लिया। कहने को तो इस मूवी में कई ऐसे सीन्स हैं जिसके बारे में बात हो सकती है, लेकिन इसमें वीडियो और भी लंबी बन जाएगी, इसलिए आगे की बातों को कमेंट में करते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।